यस चलो, आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ मिस्टर प्रेम। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था अपना। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे पहले। मिस्टर आनंद, मेरा ही प्रॉब्लम है। चलो, मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन March 23. In June 23, he recovered a rent of ₹10,000 from Mr. Gaurav, to whom he had let out his property for 2 years from April 17 to March 19. He could not realize 2 months' rent of ₹20,000 from him, and to that extent, his actual rent was reduced while computing income from house property for assessment year of 1920. Further, he had let out his property from April 19 to February 23 to Mr. Satish. In April 21, he had increased the rent from ₹12,000 to ₹15,000 per month, and the same was subject matter of dispute. In September 23, the matter was finally settled, and Mr. Anand received ₹69,000 as arrears of rent for the period from April 21 to February 23. Would the recovery of unrealized rent and arrears of rent be taxable in the hands of Mr. Anand, and if so, in which year? Very beautiful problem, completely नया concept. दो कंसेप्ट आपका मैंने सिखाने का बाकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर का। एक डीएलओपी को कैसे सिलेक्ट करना क्या रहता है और एसओपी को कैसे डिसाइड करना क्या रहता है, और दूसरा अरियर्स ऑफ रेंट नहीं तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट बाद में होती है तो हमने कैसे वर्किंग करना चाहिए। दीज आर द पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड. सो दिस क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट डीएलओपी, बट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या हमने देखा था, वो रूल नंबर 4 है, उसके अंदर 4 कंडीशंस डाले हुए हैं. अगर वो चारों कंडीशंस पूरे हो गए तो इन दैट केस उसको अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं. वो माइनस करने को 100% मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है. अगर अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद बची हुई रकम रीजनेबल रेंट से ज़्यादा रहेगी तो आपको माइनस करने को मिलता है. अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद बची हुई रकम अगर रीजनेबल रेंट से कम रहेगी तो उतना ही माइनस करने को मिलता है कि जितना अनरियलाइज्ड रेंट तक पहुंचाएगा, सॉरी आरआर तक पहुंच जाएगा. दैट्स द पॉइंट वी हैव स्टडीड. और अगर आपका अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के पहले की रकम ही ऑलरेडी रीजनेबल रेंट से कम रहेगी तो अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के ख्वाब ही भूल जाओ. ऐसा करके पॉइंट बोला था. तो ऐसा कुछ अनरियलाइज्ड रेंट था जिसके लिए हमने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया था. टेनेंसी वाज बोनाफाइड, द टेनेंट हैज ऑलरेडी वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड टेनेंट इज नॉट अकोमोडेटेड इन एनी अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एसएससी. एंड लास्ट वन, नेसेसरी स्टेप्स वर टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यहाँ पे सब पूरा हो गया था, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने को मिला कि नहीं मिला, दैट डिपेंड्स अपॉन एआरआरआर का कंप्यूटेशन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. और बाद में वो कोर्ट केस सॉल्व हो गया और फिर कोर्ट ने अपने टेनेंट को आदेश दे दिया कि भैया आपने सर को इतना पेमेंट करना चाहिए और मुझे पैसा मिल गया. अगर जिस साल अनरियलाइज्ड रेंट का प्रॉब्लम हुआ था उस साल मुझे अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने को मिला ही नहीं रहेगा. आई रिपीट, जिस साल मुझे अनरियलाइज्ड रेंट का प्रॉब्लम हुआ था उस साल मुझे माइनस करने को मिला ही नहीं रहेगा, तो इन दैट केस बाद में अगर अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो गया तो फिर से इनकम ट्रीट नहीं करने का रहता है. क्योंकि जब मैं बोल रहा था नुकसान नुकसान तो आपने बोला नहीं नुकसान नहीं है, तो अब जब मुझे पैसा मिल रहा था आप नहीं बोल सकते अभी इनकम है करके. बिकॉज एट दैट टाइम आई वांटेड टू रिड्यूस माई इनकम, यू डिड नॉट अलाउ मी द रिडक्शन, यू फोर्स मी टू पे द टैक्स ऑन हायर अमाउंट. So now when I am recovering the money, you are not going to ask me again to pay the tax. Otherwise it will be double taxation, which is not something which government of India wants to do. तो second time फिर से उसका टैक्स लगने वाला नहीं है. लेकिन अगर जिस साल अनरियलाइज्ड रेंट का प्रॉब्लम हुआ, जिस साल अनरियलाइज्ड रेंट का प्रॉब्लम हुआ उस साल में सपोज माइनस करने को मिला रहेगा, मतलब गैव मेरी कम करने को मुझे परमिशन मिली रहेगी, मैंने गैव कम कर दी रहेगी और बाद में उस कोर्ट केस का निकाल लग गया, बाद में मुझे पैसा मिल गया, रिकवरी हो गया. तो फिर जब मैं बोल रहा था नुकसान नुकसान तो आपने बोला हाँ नुकसान नुकसान. अब जब मुझे मिल जाएगा इनकम तो आप बोलोगे अभी टैक्स भरना पड़ेगा, मैं बोलूँगा ये टैक्स भरना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन विल बी सर मुझे अगले साल मतलब बाद में जब पैसा मिलेगा, लेकिन तब तक अगर मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा. नहीं सर, फिर आपने बोला ना चार्जिंग सेशन में कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए नंबर 1 देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी एंड आई हैव सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी. अनरियलाइज्ड रेंट का प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने कोर्ट में केस चालू था और बाद में मैंने प्रॉपर्टी तब तक एक अच्छा गिराएगा आके मैं उसको बेच दिया. अब मैं प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं हूँ, तो रेंट मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, लेकिन किस प्रॉपर्टी का मिल रहा है, जो प्रॉपर्टी भी मेरा है ही नहीं. तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है कि देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ एंड एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. यहाँ पे तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं अभी मेरे पास, मैं उसका ओनर भी नहीं हूँ. जो प्रॉपर्टी अभी तक शायद अभी भी फंक्शनल है लेकिन मैं उसका ओनर नहीं हूँ, तो छोड़ दो सर मुझे.
इनकम टैक्स बोलता है नहीं, इसके बारे में हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा। सपोज अगर इनकम टैक्स बोलते हैं कि ठीक है, इस चीज़ के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये तुम्हारा ही हाथ में टैक्सेबल होगा और तुम्हारे हाथ में फिर से बार हाउस प्रॉपर्टी इनकम करके टैक्सेबल होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन तब मिलता है जब तुम म्यूनसिपल टैक्स पे करते हो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? अब तो प्रॉपर्टी तुम्हारा है ही नहीं, तो तुमने पे करने का झंझट ही नहीं है, तो माइनस करने को नहीं मिलेगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि वो नैव के ऊपर 30% रहता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मुझे इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोवर का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली बेच के हो चुकी है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो इसके लिए सेक्शन 25AA करके सेक्शन डाला हुआ है, एंड सेम इज द केस विद अरियर्स ऑफ रेंट। वही सेक्शन अरियर्स ऑफ रेंट के लिए भी चलता है। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट मैंने बता दिया। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज यू हैव ऑलरेडी गिवन द प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू समबडी एंड देयरआफ्टर यू हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द रेंट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बट देयर इज अ डिस्प्यूट, टेनेंट बोलते इतना नहीं बढ़ा सकते हो, मैं बोलता हूँ हाँ मैं बढ़ा सकता हूँ। तो फिर बाद में हम लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में 2-3 साल के लिए केस चलते गया। बाद में कोर्ट ने मेरे नाम से, मेरे हिसाब से जजमेंट दे दिया कि सर का राइट बराबर है। तो फिर टेनेंट को सारा का सारा इतने दिनों का जो अक्यूमुलेटेड एक्स्ट्रा रेंट है वो टेनेंट ने मुझे देना चाहिए, ऐसा उसको आदेश दे दिया, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ रेंट। नहीं तो मेरा कोई टेनेंट था, एक्सपायर हो गया, उसकी बीबी थी, उसके छोटा बच्चा था, मैं बोला अभी इनको क्या तकलीफ देने का, इसके लिए मैंने रेंट बिल्कुल नहीं बढ़ाया। वो बच्चा छोटा था, मैं भी तभी क्या 10 साल का था, 15-20 साल के लिए मैंने उनका रेंट बढ़ाया ही नहीं। बोला जितना आपको जमेगा उतना दे दो, कुछ टेंशन नहीं मुझे करके, मेरा बहुत सारा बाकी का इनकम है, आपके घर से मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जितना होगा तो भी ठीक है कि बच्चा अच्छा है, बड़ा उसको बड़ा करो बराबर से करके। तो बच्चा बड़ा हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसको बड़ा कंपनी में जॉब लग गया मस्त से। फिर वो आया मुझे बोला अंकल आपने तभी मेरे मम्मी को, हमको अच्छा मदद किया, फैमिली को, आपने बिल्कुल भी रेंट नहीं बढ़ाया पिछले 15-20 साल से। उस प्रॉपर्टी का आपको कितना सारा रेंट मिल सकता था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है। तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं आपको सारा का सारा कंपेशन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपका हर महीने का रेंट कितना आपने चार्ज किया था, से ₹5,000, बट कितना हो सकता था, से ₹10,000, तो हर महीने का 5,000 एक्स्ट्रा हो सकता था। अब मुझे अच्छा जॉब लग गया, मैं पैसा दे सकता हूँ, तो मैं आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरियर्स ऑफ रेंट। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? क्योंकि आपने एग्रीमेंट जो किया था मेरे पिताजी के साथ, उसमें बोला था हर साल वो रेंट कितने से बढ़ेगा, हर 3 साल में 10% से बढ़ेगा, ऐसा आपने बोला था, लेकिन हमने वो पे नहीं किया था। तो ठीक है बाबा चलो, अभी अरियर्स ऑफ रेंट मुझे मिल रहा है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर एग्रीमेंट किया रहेगा तो उसी साल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि गैव में क्या बोलते हैं हम लोग, रेंट फेचिंग कैपेसिटी बोल देते हैं हम लोग उसको। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ये तो भाई हमारा डिस्प्यूट वगैरह था, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन था तो बाद में उसका पैसा अगर मुझे बाद में वसूल होता रहेगा तो बोलूँगा ठीक है, दिस विल हैव टू बी कंसिडर्ड अरियर्स ऑफ रेंट। जनरली पहले पैसा मिला नहीं है, लेकिन तभी अगर उसका फेयर वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो गैव में ऑलरेडी कवर हो गया रहता है, भले ही मैंने उनको कम चार्ज किया रहेगा तो भी। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? मैंने उनको कम चार्ज किया रहेगा तो भी वो पहले ही कवर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा गैव का डेफिनेशन ही हुआ है, इट इज़ नॉट द रेंट विच यू एक्चुअली रिसीव, बट इट इज़ द रेंट विच यू कुड हैव रिसीव। इट इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी टू फेच द रेंट। बट सपोज इनहेरेंट कैपेसिटी भी कम था, इसके लिए मैंने चार्ज भी नहीं किया था, और बाद में उसने आके बोला इतना आपने हमको मदद किया है तो आपको हम लोग इतना देते, मैं बोलूँगा ठीक है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ रेंट। जनरली डिस्प्यूट वाला सिचुएशन इज सिचुएशन वेयर अरियर्स ऑफ रेंट में अराइज। वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगा कि अरियर्स ऑफ रेंट का निकल जब तक लगेगा तब तक शायद मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया रहेगा, तो क्या करने का, म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोवर का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन सोल्यूशन क्या कहता है, 25A करके सेक्शन है, मैं 25AA बोला शायद मेरे ख्याल से तभी, 25A करके सेक्शन है। इफ द लैंडलॉर्ड रिसीव्स द रेंट विच वाज अलाउड एज अनरियलाइज्ड रेंट इन द पास्ट, इट इज कॉल्ड एज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। लेकिन जरूरी क्या है, इट शुड हैव बीन अलाउड एज अनरियलाइज्ड रेंट इन द पास्ट, तभी माइनस करने को मिला हुआ रहना चाहिए। If the landlord receives the rent of the past due to retrospective revision of rent, then it is called as arrears of rent. तो अनरियलाइज्ड रेंट का रिकवरी और arrears of rent का रिकवरी का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। It is taxable in the year of receipt. It is taxable in the year of receipt. It is taxable even if the assessee is not owner of the property in the year of receipt of arrears. मतलब जिस साल में तुमको arrears मिल रहा है उस साल में तुम प्रॉपर्टी के ओनर नहीं रहोगे तो भी चलेगा, it will be still called as income from house property. And only standard deduction at the rate of 30% of the amount received will be allowed to be deducted from such recovery. सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने को मिलेगा, म्यूनसिपल टैक्स मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी शायद तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, रहेगी तो भी उस साल के इनकम में से तुम तुम्हारा म्यूनसिपल टैक्स माइनस करोगे, अरियर्स में से माइनस नहीं करने का है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट मनी बोरोवर तो कंसिडर करने का सवाल नहीं आता इसमें, सिर्फ 30% मिलेगा। तो गैव में से MT 0, तो गैव एंड नैव सेम हो जाएगी, इसके लिए 30% गैव का ही कैलकुलेट करने का।
मी मगाशी बोललो ना, तेच सांगितलं मगाशी की जर का तुम्ही मागच्या वर्षात जेव्हा तुम्हाला अनरिअलाइजमेंटचा प्रॉब्लेम झाला होता तेव्हा जर का तुम्हाला अनरिअलाइजमेंट मॅनेज करायला मिळालं नसेल बिकॉज रिजनेबल रेंट इज टेकन एज बेसिस ॲट दॅट टाईम, तर मग आफ्टरवर्ड्स वेन इट इज रिकवर्ड इट इज नॉट कन्सिडर्ड रिकवरी ऑफ अनरिअलाइज रेंट. इकडे पण तेच म्हटलं बघ ना, इकडे म्हटलं बघ ना, इफ द लँडलॉर्ड रिसीव्स द रेंट विच वॉज अलाउड एज अनरियलाइज रेंट इन द पास्ट, विच वॉज अलाउड करके बोला ना, तू जो बोल रहा है उसमें क्या आता है, इफ इट वॉज नॉट अलाउड तो बाद में इट इज नॉट कंसिडर्ड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, इट विल बी कंसिडर्ड एज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट ओनली इफ इट वॉज अलाउड इन द पास्ट एज अ डिडक्शन. कळतं का मी काय म्हटलं? कळलं ना? टेबलमध्ये तोच आहे बघा, अनरियलाइज आणि अरियर्स ऑफ रेंट रिसिव्ड. पण अनरियलाइज रेंट रिसिव्ड केव्हा म्हणायचं, जेव्हा ही कंडिशन पूर्ण होते. कळलं मी काय म्हटलं ते? कळलं? नाही तर मग आता काहीच नाही, आता इन्कमच नाही ना, मग ते इन्कमच येणार नाही त्याला ना ते. हां, मग त्याला इट विल नॉट बी कॉल्ड एज इनकम नाउ, सिंपल. तो ये आएगा नहीं है टेबल, ये 25 तभी आ सकता है व्हेन इट इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट. एंड अनरियलाइज रेंट का रिकवरी है कब बोलेंगे, व्हेन द रेंट वाज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द पास्ट. इफ इट वाज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन इन द पास्ट, देन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो इट इज रिकवर्ड, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज रिकवरी फॉर द पर्पज ऑफ 25. तुम्हारे अकाउंट्स के हिसाब से वो रिकवरी है, बट 25 के हिसाब से वो रिकवरी नहीं है, 25 के हिसाब से. समझ में क्या? जब मैं बोला नुकसान नुकसान तब तुम बोलोगे नो नुकसान नो नुकसान. तो जब मैं बोलूँगा इनकम इनकम तो तूने नहीं बोलेगा इनकम इनकम. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, चल. सो लेट अस गो बैक नाउ. नहीं, ये नहीं. आनंद, क्या बोलना पड़ेगा? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 ले लो, रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट भी 16,000 ले लो, दोनों का टोटलिंग करो 79,000 हो जाएगा. उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 30%, 23,700. जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? चलो फटाफट एक नोट लिखो छोटा सा. द केस ऑफ मिस्टर आनंद इज कवर्ड अंडर सेक्शन 25A. द केस ऑफ मिस्टर आनंद इज कवर्ड बाय सेक्शन 25A. Therefore, his computation would be as follows. Therefore, his computation would be as follows. आर्य आलाय बाळा माझा, गुड बॉय. Complete?
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अपर्णा को ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कैलकाटा अलॉन्ग विद हिज सिस्टर मिस डिम्पल, वेयर आर सिस्टर्स फैमिली रिसाइड्स। तो उनका एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है कलकत्ता में, जिसके दो को ओनर्स है, एक है अपर्णा और एक है डिम्पल, और वो को ओन प्रॉपर्टी के अंदर रहता कौन है, तो डिम्पल की फैमिली रहती है। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द सेम इज यूज्ड बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो दोनों का इक्वल शेयर है, क्लियरली मालूम है, और वो सेल्फ ऑक्यूपेशन का यूज हो रहा है। इंटरेस्ट इज पेबल, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द सेम इज यूज्ड बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ ₹50 लाख एट द रेट ऑफ 10% टेकन ऑन 1/4/22। 1/4/22 मतलब 31 मार्च 1999 के पहले का नहीं है। सो 50 लाख पे 10% मतलब 5 लाख हो गया, बट 5 लाख किसका है, पूरे दोनों का लोन है, वो मिला के आपको सबको। तो एक एक का कितना रहेगा, 2.5 लाख हो जाएगा। तो अपने अपने शेयर में से वो लोग 2 लाख क्लेम कर सकेंगे, एसओपी प्रॉपर्टी है तो। नेक्स्ट, मिस अपर्णा owns a flat in Pune in which she and her parents are residing. She has taken a loan of ₹3 lakh at the rate of 12% on 1/10/22 for repairs of this flat. दूसरा फ्लैट अपर्णा का है, अपर्णा के पास 2 फ्लैट्स है। सर मतलब अपर्णा का कलकत्ता में भी घर है और पूना में भी घर, मैं बोलूँगा हाँ। तो सर उसमें से एक घर एसओपी, मैं बोलूँगा नहीं, 2 घर एसओपी रखना अलाउड है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, 2 घर एसओपी रखना अलाउड है, तो ये भी एसओपी हो जाएगा। एसओपी रहेगा तो इसके लिए गैव नील हो जाएगी, एसओपी की गैव हमेशा नील रहती है। और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिल सकता है, 30,000 मिल सकता है मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि रिपेयर्स के लिए घर लिया हुआ है, सॉरी लोन लिया हुआ है, और उसने ऊपर ऑलरेडी 2 लाख का डिडक्शन ले लिया था ऊपर वाले कलकत्ता के घर के लिए, तो उसको पूरा नहीं मिलेगा। हमने ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। Computed deduction which would be available to Miss Aparna and Miss Dimple under section 24B of the assessment of 24-25 if both of them exercise the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC 1A। तो चलो चेक करो, यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा। पहले अपर्णा का वर्किंग कर रहा हूँ। गैव ऑफ कलकत्ता प्रॉपर्टी कितना, एसओपी है तो नील, म्यूनसिपल टैक्स नील, नैव नील, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 30% डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, इंटरेस्ट मनी बोरोड 50 लाख का 10% का आधा, क्योंकि को ओनरशिप आधा इक्वल प्रॉपर्टी था उनका, इसलिए 2,50,000 पर रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, मतलब आंसर नेगेटिव आ गया आउटर कॉलम में 2 लाख। बाद में गैव ऑफ प्रॉपर्टी नील पुणे वाला, उसका म्यूनसिपल टैक्स नील, नैव नील, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नील, उसका 3 लाख का 12% मतलब 36,000 रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000 सिंस द लोन इज फॉर रिपेयर्स। यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन तब स्ट्राइक हुआ, अरे सब मिला के 2 लाख मिल सकता है 24B में, उसने ऑलरेडी 2 लाख खाया हुआ है, तो 30,000 का मिल सकता था अगर ऊपर का इंटरेस्ट 2 लाख से कम रहता था तो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। अभी बेचारी को कितना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब सब मिला के आंसर कितना का नेगेटिव आंसर आएगा 2 लाख। 2,30,000 नेगेटिव नहीं होगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब दूसरी कौन है, डिम्पल। डिम्पल को क्या हो जाएगा, उसके पास एक ही घर है कलकत्ता वाला, उसके बाद एक ही कोलकाता वाला घर है, तो वहाँ पे नील कंसिडर करने का है। बाद में 2 लाख रुपये माइनस हो जाएगा, 2,50,000 का रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, आउटर कॉलम में नेगेटिव 2 लाख, काम खत्म। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। चलो स्टार्ट। स्लाइड नंबर 30 है आणि इलस्ट्रेशन नंबर 11 है।
complete? Shall I scroll up? हो गया?
सिद्धांत सर पण आले, चांगली गोष्ट आहे. कसा सिद्धांत सर? Shall I go ahead? Next question is Mr. Raman. He is a co-owner of a house property along with his brother, holding equal share in the property. Municipal value of the property is 1,60,000. Fair rent is 1,50,000. Standard rent under Rent Control Act is 1,70,000. Rent received is 15,000 per month. The loan for the construction of this property is jointly taken, and interest charged by the bank is 25,000, out of which 21,000 has been paid. Remember, interest deduction is not on payment basis. Interest deduction is on accrual basis. ये तुम्हाला फॅन बंद करायचं बंद करून घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही मला. The loan for the construction of property is jointly taken, and interest charged by the bank is 25,000, out of which 21,000 has been paid. Interest on the unpaid interest is 450. अभी जो 4,000 रुपये का इंटरेस्ट अनपेड है उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है 450 का, तो हाउसिंग लोन के ऊपर का इंटरेस्ट माइनस करने को मिलेगा, बट इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट माइनस करने को नहीं मिलेगा. 450 माइनस करने को नहीं मिलेगा. टू रिपे दिस लोन, रमन एंड हिज ब्रदर हॅड टेकन अदर फ्रेश लोन, आणि इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज ₹5,000. म्हणजे आता काय झालं, पहिलं लोन रिपे करायला जमत नाही आहे म्हणून त्यांनी दुसरा लोन घेतलं, मग पहिलं लोन रिपे करून टाकलं, आता दुसरा लोन कंटिन्यू करतात. दुसऱ्या लोनवरती 5,000चा इंटरेस्ट आहे. इज इट अलाउड? येस, दिस इज अलाउड, बिकॉज मेनी टाइम्स इट मे सो हॅपन that the bank from whom you have taken the loan might have charged a particular rate of interest to you, but as on today another bank is ready to offer you loan at a lower rate of interest. That is called as takeover of the loan. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैं बोलूँगा अपना फ़ायदा मैं क्यों करके नहीं लूँ? अगर मुझे फ़ायदा होता रहेगा तो उसके हिसाब से मैं मेरा इंटरेस्ट कम करके लेता हूँ ना. समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स को उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट इनकम टैक्स को फ़ायदा हो जाता है. कैसे? क्योंकि पहले आप अगर आप पूरा इंटरेस्ट जो था पुराना वाला उसके हिसाब से पे करते थे तो probably you would have demanded higher deduction. Now since your rate of interest is going down, that means you will be demanding lower deduction. मतलब your income will go up, मतलब your tax will go up. So income tax में फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली स्पीकिंग. और अगर सपोज ऐसा भी हो गया कि पुराना इंटरेस्ट रिपे करने के तुम्हें जो नया लोन लिया हुआ है, पुराना इंटरेस्ट नहीं, पुराना लोन रिपे करने के तुम्हें जो नया लोन लिया हुआ है, वो नया लोन सपोज ज़्यादा रेट पे, तो इनकम टैक्स बोलेगा हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता. दैट इज ओके फॉर अस. टिल द टाइम द अदर पार्टी हु इज चार्जिंग यू इंटरेस्ट इज शोइंग द इनकम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम यू, तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो लोन टेकन टू रिपे द लोन विच वॉज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ आइदर परचेस, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स और रिन्यूअल हाउस इज ओके. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. नेक्स्ट पार्ट. तो ये 5,000 भी माइनस करने को मिल सकता है. म्यूनसिपल टैक्सेस ₹5,100 हैव बीन पेड बाय द टेनेंट. मैं बोलूँगा अरे हैव बीन पेड तक मुझे कितना खुशी हो रहा था कि 5,100 माइनस करने को मिलेगा, बट हैव बीन पेड बाय द क्या बोला? टेनेंट बोला. हमारा कंडीशन क्या है? द म्यूनसिपल टैक्स मस्ट हैव बीन पेड एंड बोर्न बाय द एसएससी. ऐसा कंडीशन है, तो उसने बेयर नहीं किया हुआ, मतलब म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने को मिलने वाला नहीं है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट. कंप्यूट इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन. मैं बोलूँगा पहले उसका क्या आंसर है. म्यूनसिपल वैल्यू कितना? 1,60,000 है. फेयर रेंट कितना? 1,50,000. उसने क्या बोल कर रखा? इज अ कोनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर. वाला लोग इक्वल शेयर मेरा आपको सबको. सो शेयर डेफिनेट है, एसेटेनेबल है. इधर देखो रूल था, ये मैंने उस दिन सिर्फ फटाफट पढ़ के दिखाया था, वो अभी यहाँ पे अपने को यूज़ करना पड़ेगा. Property owned by co-owners.
if the share of each co-owner in the property and in the income is indefinite and unascertainable, then the income from house property is taxed in the hands of AOP. मतलब एक याद है कि आपको पर्सन का डेफिनेशन था, उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स है. पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, बाद में AOP और BOI वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ऐसा शब्द उसके अंदर रहता था. मतलब AOP के लिए तुमने पहले कुछ तो मेमोरेंडम, नहीं तो कुछ तो उसका ट्रस्ट डीड, नहीं तो उसका कुछ पार्टनरशिप डीड, ऐसा कुछ बनाने का जरूरत नहीं रहता है. नहीं रहेगा तो भी इनकम टैक्स बोलेगा ये AOP है. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बताओ फिर कि सर मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर घर लिया हुआ है, मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर एक शॉप लिया हुआ है, हमने भाड़े पे दिया हुआ है, तो बताओ तुम्हारा हिस्सा कितना, मेरे तुम्हारा दोस्त का हिस्सा कितना? सर मैं नहीं बता सकता. तो ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि तुम और तुम्हारा दोस्त ये दो अलग अलग एंटिटी है और तुम्हारा शॉप परचेस करने वाला एक AOP है. लेकिन सर हमने AOP बनाया नहीं है. हम बोलेंगे वो इधर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, तो AOP काउंट करेंगे हम लोग. और AOP के हाथ में इनकम करना पड़ेगा. तो AOP का तुमको क्या करना पड़ेगा? पैन लेना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, और उसके नाम से रिटर्न भरना पड़ेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? ऑन द अदर हैंड, इफ द शेयर ऑफ ईच कोनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनकम इन द इनकम इज डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, मतलब दोनों का कितना शेयर है मालूम रहेगा, तो देन द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड एज यूजुअल. पहले हम लोग घर का इनकम कैलकुलेट करेंगे. बाद में द नेट इनकम सो कंप्यूटेड इज डिवाइडेड अमंग द कोनर्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव शेयर. मतलब इधर भी प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते हो, इधर भी प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते हो, बट इधर प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न कौन भरेगा? AOP भरेगी. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे वो अलग अलग ओनर्स के हाथ में कंसिडर किया जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? That net income so computed is divided among the co-owners according to their respective share. Each co-owner can further deduct the interest on money borrowed by him to purchase or construct or repair the or renew of the property. In case of SOV, the limit is either 30,000 or 2 lakh as the case may be. ये चार्ट लिखा कि नहीं लिखा हमने? नोट्स में मेरे ख्याल से नहीं लिखा हम लोगों ने, तो उसके लिए जगह छोड़ो और बाद में प्रॉब्लम करते हैं. फिर क्या भी लिखते हैं तो फटाफट से हो जाएगा. फट से लिखा, 2 मिनट लगेगा. प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कोनर्स.
कंप्लीट? चलो, now let us go to our problem of Mr. Raman, who is a co-owner of a property and his share is definite. तो अभी हम क्या करेंगे, पहले घर का इनकम कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसमें से आधा रमन को दे देंगे और उस आधे में से फिर रमन बाद में क्या क्लेम करेगा, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन रहेगा तो क्लेम कर सकेगा. सो प्रिंसिपल वैल्यू कितना 1,60,000. कहाँ से आया, प्रॉब्लम दिया हुआ है नहीं सर, बट वो आधा कंसिडर करने का ना, तो 1,60,000 का आधा ले लो, मतलब 80,000. वैसा नहीं होगा. जब प्रॉपर्टी इज ओन्ड इन को ओनरशिप, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड फर्स्ट एंड नेट इनकम इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स और को ओनर्स. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो बोलूँगा इन दैट केस 1,60,000. फिर सर वो आधा आधा कब करते हैं सर, डिवाइड कब करते हैं? व्हेन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, सम पार्टीज एसओपी एंड सम पार्टीज एलओपी, तो उसको सेपरेट करते हैं हम लोग. कल ऐसा एक प्रॉब्लम किया था, अगर याद रहेगा तो. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, सो प्रिंसिपल वैल्यू 1,60,000, फेयर रेंट 1,50,000, विच इज मैक्सिमम मतलब 1,60,000. स्टैंडर्ड रेंट कितना 1,70,000. कहाँ से आया, प्रॉब्लम दिया हुआ ऊपर अपने को 1,70,000 यहाँ पे दिया है, मिला सबको. नेक्स्ट पार्ट, फिर बाद में कौन है तुम्हारा रीजनेबल रेंट फॉर इज 1,60,000. एनुअल रेंट कितना हो जाएगा 1,80,000. 1,80,000 कहाँ से आया, 15,000 इंटू 12, 15,000 कहाँ से आया, प्रॉब्लम दिया हुआ यहाँ पे अपने को. रेंट रिसीव्ड इज 15,000, तो आंसर कितना आ गया 1,80,000 आ गया. बाद में अनरियलाइज रेंट कितना 0. एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद का आंसर, मतलब फिर से बार 1,80,000. एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 1,80,000. वैकेंसी पीरियड कुछ है नहीं, मतलब आंसर कितना आ गया 1,80,000. उससे से माइनस करने का म्यूनसिपल टैक्स, मुझे 5,100 रुपया माइनस करने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन तब स्ट्राइक हुआ कि वो जो 5,100 रुपया दैट इज पेड बाय द टेनेंट, मतलब माइनस करने को मिलने वाला नहीं है. तो यहाँ पे लिख के रखेंगे कि नॉट अलाउड एज डिडक्शन सिंस इट इज पेड बाय द टेनेंट. मतलब फिर से नोट लिखने की जरूरत नहीं, वहीं पे लिख दिया हमने क्यों डिसअलाउ किया करके. समझे क्या? नेक्स्ट, नेट एनुअल वैल्यू कितना 1,80,000. बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है तुम्हारा 54,000. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड. अभी ये जो लोन है ये 25,000 रुपये जो भी कुछ है, क्या बोला है, द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी जॉइंटली टेकन. मतलब ये रमन ने लिया हुआ लोन नहीं, जॉइंटली लिया हुआ लोन है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही माइनस करना पड़ेगा. अगर बाद में सुनो ना, अगर बाद में प्रॉपर्टी के अंदर जो रमन ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए उतना पैसा उसके पास नहीं रहेगा, इसके लिए उसने फिर से लोन लिया रहेगा, तो वो फिर उसके खुद के शेयर में से माइनस करने का रहेगा. हियर द लोन इज टेकन जॉइंटली, नॉट बाय इंडिविजुअल पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग. समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस वो सारा का सारा यहीं पे माइनस होगा. कितना अमाउंट है तुम्हारा 25,000 और 5,000. 25,000 क्यों? बिकॉज दैट इज द इंटरेस्ट विच इज अक्रूड. नहीं सर 21,000 को ले लो, 21,000 को नहीं लेने का. इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड नॉट ऑन पेमेंट बेसिस बट इट इज कंसिडर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, इसलिए 25,000 ले लिया. 21,000 को मारो गोली, और 450 को तो भूल जाना पड़ेगा बिकॉज इट्स एन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कंसिडर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करते. बाद में 5,000 को ऐड किया तो चलेगा. क्यों? बिकॉज इट इज अ इंटरेस्ट ऑन दैट लोन विच इज टेकन टू रिपे द लोन विच वॉज टेकन फॉर आइदर परचेस और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ हाउस. तो माइनस करने को मिलेगा, क्या मिलेगा? इसके लिए 30,000 माइनस करने को मिलेगा. तो 84 टोटल माइनस किया, बच गया कितना 96, और उसके अंदर रमन का शेयर कितना है आधा, मतलब कितना हो जाएगा 48. अभी बाद में रमन बोलता है कि बाबा ये जो मेरा घर के अंदर का मेरा हिस्सा है उसके लिए मैंने कुछ और एक लोन लिया था. मैं बोलूँगा फिर अभी 48 में से तेरे लोन का इंटरेस्ट जो रहेगा माइनस कर दे, और उसमें भी तुझे 30,000 नहीं तो 2 लाख का लिमिट रहेगा. वो समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि एसओपी है तुम्हारा प्रॉपर्टीज के लिए. समझे क्या? नहीं एसओपी नहीं, एलओपी है, तो उसको लिमिट नहीं रहेगा. फिर एसओपी नहीं है, एलओपी है, मतलब लिमिट नहीं रहेगा. उसको जितना इंटरेस्ट रहेगा माइनस करने को मिलेगा. बट उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि रमन ने कुछ लोन लिया था सेपरेटली. वॉट एवर लोन्स आर देयर दे आर जॉइंट लोन्स ओनली. इसलिए बाद में 48 में से कुछ माइनस करने वाले नहीं है. सबको समझा क्या? चलो स्टार्ट जल्दी. इलस्ट्रेशन नंबर 1 आहे माझ्या अनसॉल्व क्वेश्चन मधलं असेल ते.
Shall I go ahead? Prajakta madam? Okay. Mr. X owns one residential house in Mumbai. The house is having two identical units. First unit of the house is SOP by Mr. X. Another unit is rented at rupees 8,000 per month. मतलब एक घर के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा SOP है, दूसरा टुकड़ा LOP है. द रेंटेड यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 2 months. जो दूसरा टुकड़ा LOP है वो 2 महीने के लिए वेकेंट था. वैकेंसी रहेगा तो हम लोग माइनस करने को देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज. स्टैंडर्ड रेंट वो 1,60,000 जो दिया है ना उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि घर के दो टुकड़े हैं. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने कुछ बोला नहीं कि रेशियो क्या है करके. हैव दे टोल्ड द रेशियो? नो, नथिंग इज गिवन. तो विल अज्यूम दैट द पार्ट्स ऑफ द हाउस आर इक्वल. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एरिया विच इज गिवन LOP एंड एरिया विच इज केप्ट एज SOP इज एक्जैक्टली इक्वल. ओके, सो 1,60,000 अपॉन 2 करूंगा, मतलब कितना करें? 81,000. 81,000 फॉर SOP एंड 81,000 फॉर LOP. बट SOP के तो जीरो पकड़ना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट म्यूनसिपल वैल्यू को भी वही कंसिडर करूंगा, डिवाइड बाय 2. और आंसर कितना करें? कितना? 95,000. यस. सो 81 एंड 95 विच एवर इज मैक्सिमम, मतलब कितना? 95. ठीक, मैं उल्टा किया, सॉरी. 81 एंड 95 को कंपेयर नहीं करेगा, स्टैंडर्ड रेंट है. सॉरी फॉर दैट. We never compare directly standard rent with municipal value. We compare municipal value with fair rent, whichever is maximum. फिर बाद में उसको standard rent से कंपेयर करते हैं हम लोग. fair rent कितना है तुम्हारा? 1,85,000. 1,85,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, बोलो कितना आंसर है? 92,500. इन दोनों में जो बड़ा है वो मतलब कितना? 95. और इन दोनों में जो छोटा है वो कितना? 81. सो RR कितना? 81 है. समझे क्या? बाद में म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स 5% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, मतलब कितना? 1,90,000 का 5% पे करेगा वो. 1,90,000 का 5% मतलब कितना? सॉरी, 9,500 का आधा माइनस करने को मिलेगा. आधा तो SOP को जाएगा. 4,750 माइनस करने को मिलेगा. लाइट एंड वाटर चार्जेस भूल जाओ, इंटरेस्ट मनी फॉरवर्ड भूल जाओ, लीज रेंट भूल जाओ, इंश्योरेंस चार्जेस भूल जाओ, ये सब माइनस करने को नहीं मिलता है. रिपेयर्स भूल जाओ. हम उसके जगह पे क्या देते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन. कितना? 30% अपना है. जब मैं स्टूडेंट था तभी हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते थे. तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 24 में सिर्फ 2 डिडक्शन नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट मनी बोरोड, बल्कि RIGLVR ऐसा करके हम लोग बोलते थे. मतलब 6 डिडक्शंस थे. पहला R मतलब रिपेयर्स एंड कलेक्शन चार्जेस, I मतलब इंश्योरेंस, RIG, G मतलब ग्राउंड रेंट, L मतलब लैंड रेवेन्यू, RIGL, V मतलब वैकेंसी रेंट एंड R मतलब अनरियलाइज रेंट. तो तभी वैकेंसी रेंट और अनरियलाइज रेंट सेक्शन 24 में माइनस करने को मिलते थे. समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? RIG और एक था RIGI मेरे ख्याल से और एक था, क्योंकि इंटरेस्ट मनी बोर्ड भी वहाँ पे माइनस करने को मिलता था. ओके, हाँ, RIGI रियागी लवर ऐसा हम बोलते थे हम लोग. ओके, मतलब पहले R बाद में I बाद में A कौन सा था? एनुअल चार्ज था. एनुअल चार्ज मतलब अगर सपोज तुमको पिताजी ने घर तुम्हारे नाम से कर दिया है और बाद में फिर वो बोल के रखा है, लेकिन बेटे के नाम से घर करके रखा है, बोल के क्या रखा है लेकिन उसको कि बहन को हर महीने में इतना पैसा देने का. सब तो ही मैं तेरे नाम से प्रॉपर्टी करता हूँ, बहन का शादी हो गया बट उसको तुझे ख्याल रखना पड़ेगा, पर मैं जितना पेमेंट कर रहा हूँ, इसको एनुअल चार्ज. सो रियागी लवर ऐसा हम बोलते थे उसको, RIAGILVR. मतलब 8 डिडक्शन मिलते थे उसको, 6 नहीं मिलते थे, 8 डिडक्शन मिलते थे. इसके लिए वो सब दिया है, लाइट वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट मनी और लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर्स. बट अभी वो कुछ काम का नहीं है. अभी नया सेक्शन 24 आ चुका है. नया सेक्शन 24 बोलता है वो सब चीज़ें छोड़ दो, सीधा 30% दे दो. उसके अंदर तुम्हारा अगर खर्चा ज़्यादा रहेगा तो भी 30% मिलेगा और कम रहेगा तो भी 30% मिलेगा. मतलब हमको झंझट ही नहीं चाहिए. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन फॉर कंफ्यूजन, दे आर गोइंग टू बी इग्नोर्ड बाय अस. कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ AY 24-25. इंटरेस्ट नहीं पे किया क्या उसने कुछ भी? ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है ना? श्योर सर. अच्छा, ये 81,000 RR है, उसका अपने को चेक करना पड़ेगा. अभी ANR कितना है? ANR कितना रहेगा? 8,000 × 12 मतलब कितना? 96,000 मिला क्या? और उसमें से 2 महीना छुट्टी मतलब 16,000 कट, वो तो माइनस करने को मिलता ही है. 96 विल बी कंपेयर्ड विद 81 क्योंकि अनरियलाइज रेंट कुछ है नहीं, तो मतलब 96 को पकड़ेंगे और 96 में से 16,000 माइनस करेंगे. उसका गैप कितना आएगा? 83 आएगा. 83 में से 4,750 माइनस होगा, जो बचेगा उसको बोलेंगे नैव का 30% माइनस करने को मिलेगा. इंटरेस्ट मनी बोर्ड कुछ नहीं है ना? है ना? सॉरी मैं क्या कट किया, तुम कोई बोलता भी नहीं गाँव के लोग. इंटरेस्ट मनी बोर्ड दिया ना 1,500 मिला क्या? 1,500 के कैसे, लेकिन पर मंथ है, इंटू 12 करना पड़ेगा, मतलब 18,000 हो जाएगा. 18,000 के 2 टुकड़े हो जाएंगे. SOP के लिए 9,000, LOP के लिए 9,000, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया रहता है ना, पूरे प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया रहेगा ना उसने, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के लिए लोन नहीं लिया रहेगा ना. समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 15 से इंटू 12
और 12 का आंसर आएगा 18,000। 18,000 का फिर 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, एसओपी का 9,000 और एलओपी का 9,000। एसओपी का 9,000 माइनस करने को मिलेगा बिकॉज दे हैव टोल्ड दैट ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब उसको एसओपी का डिडक्शन मिलेगा। तो उसका एसओपी का आंसर आएगा नेगेटिव 9,000 और एलओपी का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये देखो 95, 92, 500 मतलब 95, 95 बाद में 81 मतलब 81, 81 बाद में 96 मतलब 96। वो नील है अंदर रेजिडेंट तो 96 ही रह गया, उसमें से 2 महीने का हटा दिया मतलब 16,000 कट कर दिया तो बच गया 80। 80 क्या हो गया उसका गैव, यहाँ पे गैव तो नीली है क्योंकि एसओपी पोर्शन है। बाद में 4750 का म्यूनसिपल टैक्स, क्यों म्यूनसिपल वैल्यू का 5%, तो यहाँ पे तुम म्यूनसिपल वैल्यू यहाँ से भी ले सकते हो, कितना तुम्हारा 95 था उसका 5% लिए तो भी चलेगा, नहीं तो पूरे म्यूनसिपल वैल्यू का 5% लेके उसका आधा लेने का, इट इज़ वन एंड सेम। नेक्स्ट जो बचेगा वो नेट एनुअल वैल्यू, बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, इधर कुछ नहीं इधर मिल जाएगा 22,575 और इंटरेस्ट मनी फॉरवर्ड 1500 इंटू 12 मतलब 18,000 आएगा, उसको 2 में डिवाइड करेंगे 9,000 9,000 जो बचेगा उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो ये नेगेटिव 9,000 और पॉजिटिव 43,675 मतलब फाइनल आंसर इज 34,675। क्लियर, चलो स्टार्ट।
Shall I go ahead? Namrata, Rarita. Mr. Vikas owns a house property whose municipal value, fair rent and standard rent are 96,000, 1,26,000 and 1,08,000 per annum respectively. During the financial year of 23-24, one-third of the portion of the house was let out for residential purpose at a monthly rent of Rs 5,000. The remaining two-third portion was self-occupied by him. Municipal tax at the rate of 11% of municipal value was paid during the year. The construction of the house began in June 2016 and was completed on 31st March 2019. Vikas took a loan of Rs 1 lakh on 1716 for the construction of the building. He paid interest on loan at the rate of 12% per annum, and every month such interest was paid. Compute income from house property of Mr. Vikas for the assessment year of 24-25 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A. घर है उसका स्टैंडर्ड रेंट 96,000 है, म्यूनसिपल वैल्यू 96,000 है, फेयर रेंट 1,26,000, तो विच इज मैक्सिमम मतलब 1,26,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 है, मतलब छोटा पड़ना पड़ेगा तो 1,08,000 हो जाएगा. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. मैं बोलूँगा अच्छा, मतलब हमने जो भी कैलकुलेट किया उसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, 2/3 एंड 1/3. समझने में कैसे बोल रहा हूँ. सो वो जो 96 था उसका भी 2/3 1/3 देखना पड़ेगा, 1,26,000 का भी 2/3 1/3 देखना पड़ेगा, एंड 1,08,000 का भी 2/3 1/3 देखना पड़ेगा. ऑब्वियसली 1,08,000 का आंसर अपने को पकड़ना पड़ेगा. और जो 1/3 पोर्शन है वो LOP है, 2/3 पोर्शन है वो SOP है. तो 2/3 पोर्शन का आंसर निगेटिव ही रहने वाला, सॉरी 2/3 पोर्शन का आंसर तो नील ही रहने वाला है. और 1,08,000 का 1/3 कितना था बोलो जरा. 36 क्या बन गया तुम्हारा RR. और उन्होंने बोला कि रेंट पे कितने में दिया है उसने, 5,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे दिया है. तो 5,000 रुपीज़ इंटू 12 करेगा तो होता है कितना, 60,000 हो जाता है. अभी अपना आंसर आया था कितना, 36 और ये 60, मतलब ANR काफ़ी बड़ा है. अभी अनरियलाइज्ड वगैरह कुछ है क्या देखते हैं. टिक 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 कुछ नहीं बोला है, ठीक है. तो अनरियलाइज्ड कुछ है नहीं, मतलब मेरे ख्याल से उसकी गैप भी 60,000 नहीं रहने वाली. म्यूनसिपल टैक्स कितना पे किया उसने, 11% पे किया. 11% किसका, 96 नहीं, हाँ यस 96,000 का 11%. 96,000 का 10% मतलब 9,600 और 1% मतलब 960. सो 9,600 प्लस 960 इसका मतलब हो जाएगा 10,560. 10,560 का कितना लेना पड़ेगा, 1/3. करो ना, 10,560 का 1/3. 3,520 इज द अमाउंट विच कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन फ्रॉम 60,000. तो जो बचेगा उसको बोलेंगे नैव का 30% विल बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन एज स्टैंडर्ड डिडक्शन. और इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट के बारे में स्पेशलिटी क्या है, ये घर उसने परचेस नहीं किया था बल्कि ये घर उसने बनाया था. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगेन इन जून 2016 अँड वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31st March 2019. जून 2016ला घर बनवलं होतं, बिगेन इन 2016 अँड कम्प्लीटेड ऑन 2019. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला लक्षात काय ठेवावं लागतं, कुठे गेलं माझं पेन, हां. तो पहले क्या सोचना पड़ेगा, लोन कब से लिया उसने, ही टुक अ लोन ऑन 1/7/16. तो याद रखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन. सो ये जून 16 अपने काम की चीज़ नहीं है. जून 16 में घर का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, खड्डा खोदना चालू किया रहेगा उसने, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, लोन कब से चालू हुआ देखने का. तो 1/7/16 पकड़ना पड़ेगा. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1/7/16. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट, एंड बाद में क्या बोलता है वो, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. और कब पूरा किया उसने, 31st March 19 को पे किया उसने. मिला क्या आपको, 31st March 19 को घर पूरा हो गया. 31st March 19 के पहले का अपने को 31st March देखना पड़ेगा, 31 मई के पहले का. इट विल बी 31st March 19. और लोन रिपेमेंट का डेट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज लोन इज नॉट येट रीपेड. मिला क्या आपको सबको. तो मुझे बोलना पड़ेगा 1/7/16 टू 31st March 19 इज द पीरियड ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. 1/7/16 टू 31st May नहीं, 31st March 19 इज प्री कंस्ट्रक्शन. मिला क्या आपको सबको. सो 1/7/16 टू 31st नहीं, 30th June 17 एक साल. फिर 1/7/17 टू 30th June 18 दूसरा साल. एंड 1/7/18 टू 31st March 19 पूरा नहीं होगा, फिर एक साल नहीं होगा. यहाँ पे कितना होगा फिर वो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 months. सो इट इज 2 years and 9 months. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. इंटरेस्ट का, लोन का रेट कितना है, 1 लाख रुपया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% है. तो एक साल का इंटरेस्ट 12,000 होगा. 1 year इज इक्वल टू 12,000. अभी हमने बोला 2 year and 9 months कंसिडर करने का है. सो 2 year इज इक्वल टू 24,000 और 9 months इज इक्वल टू 9,000.
मतलब सब मिला के हो जाएगा कितना इंटरेस्ट 33,000। 33,000 का 1/5 क्लेम करने को मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज ऑलवेज क्लेम्ड एज अ डिडक्शन एज 1/5। कब से? फ्रॉम द ईयर इन विच द प्रॉपर्टी गॉट कंप्लीटेड। प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हो गई थी? प्रॉपर्टी गॉट कंप्लीटेड इन 31 मार्च 19, मतलब 1920 का फर्स्ट ईयर है। 1920 फर्स्ट ईयर, 2021 सेकंड ईयर, 21-22 थर्ड ईयर, 23-24 फोर्थ ईयर, 24-25 फिफ्थ ईयर, तो है उसका टाइम है अपना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्रीवियस ईयर 23-24 है, उसको आराम से 33,000 का 1/5 क्लेम करने को मिलेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। और करंट ईयर का इंटरेस्ट चालू ही रहेगा। करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा? 12,000 रहेगा, क्योंकि लोन इज नॉट रिपेड। मिला क्या आपको सबको? ओके। फिर वो जो अमाउंट आएगा 33,000 का 1/5 और 12,000, बोलो कितना था? 33,000 का 1/5 कितना था? 6,600, और 12,000 तो है ही, मतलब होगा कितना? 18,600। उस 18,600 के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, 2/3 एंड 1/3, क्योंकि एसओपी पोर्शन और एलओपी पोर्शन है। सो 18,600 का 1/3 मतलब कितना आएगा? 6,000, हाँ 6,200, और यहाँ पे रहेगा 12,400। 12,400 एसओपी में माइनस करने को मिलता है, क्योंकि लिमिट कितना है? 2 लाख। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देखो एसओपी का सब एने करते गया मैं, ये 60,000 में रुक गया मैं, फिर बाद में उसका 3520 माइनस किया, बच गया 56,480, फिर स्टैंडर्ड दर से 30% ले लिया, और इंटरेस्ट मनी पर और 12,400 इधर आ गया, 6,200 इधर आ गया। अभी हमने डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट किया करके। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एसओपी का आंसर नेगेटिव 12,400 और एलओपी का आंसर पॉजिटिव 33,336। तो अल्टीमेट आंसर इज 20,936। और इंटरेस्ट का मैंने वर्किंग नोट किया हुआ है, उसमें लिखा है डेट ऑफ लोन 1716 और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 31 मार्च 19, 31 मार्च नहीं, सॉरी बार बार वही बोल रहा हूँ मैं, 31 मई 19। उसके पहले का 31 मार्च कौन सा? 31 मार्च 19। तो डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन नॉट गिवन, एनए बोला था हमने तभी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देयरफॉर इज फ्रॉम 1716 टू 31 मार्च 19, मतलब 2 years and 9 months। आई होप यू रिमेंबर, मैंने सब डिस्कस किया था। ओके। तो इट विल बी 1 लाख इंटू 12%, मतलब 12,000 पर एनम। तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल बी 12,000 फॉर 1 साल, तो 2 साल और 2 महीने के लिए कितना? 33,000। फिर उसका 1/5 क्लेम करने का है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 1920 टू 23-24, आराम से क्लेम करने को मिलता है उसको। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो करंट ईयर का डिडक्शन कितना रहेगा? 33,000 का 1/5 और उसके अलावा 1 लाख का 12%, क्योंकि लोन रिपेमेंट हुआ नहीं है, इसलिए 1 साल का तो इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। तो सब मिला के आता है जितना, उस 6,600 और 12,000, ये इधर गलती से डॉट हो गया, वो कॉमा चाहिए। 6,600 और 12,000, मतलब हो गया कितना? 18,600। उसका 2/3 एसओपी एंड एलओपी पोर्शन के लिए 1/3। क्लियर? चलो we are solving question number 3 from page number 33.
ओके रोहित आला है, शाबाश, गुड बॉय. कंप्लीट वर्किंग नोट करायची ना.
लोनच्या डेट वेगळ्यात मला वाटतं ना. व्हॉट आर द डेट्स ऑफ लोन? लोन वॉज टेकन ऑन 1/7/16 आणि कम्प्लिटेड ऑन 31 मार्च 31 मे 19. इकडे जरा चेंज करा, काय घाल तिकडे 16 आणि 19 घ्या. आणि इकडे पण ॲक्च्युली चेंज होणार, इकडे 19-20 आहे ना, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24. हां बरोबर, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, बरोबर. Okay, shall I go ahead, Shruti madam? Great. Miss Rohini Ravi, citizen of USA, is a resident and ordinarily resident in India during the financial year of 23-24. मैं बोलूँगा शाबाश, अगर तो ROR है तो तू किधर के सिटीजन है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सिटीजनशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज रेसिडेंशियल स्टेटस दैट इज इंपॉर्टेंट. और तूने रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करके हो गया है, ROR है तू तो अच्छी बात है. She owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as her residence. तो उसका SOP प्रॉपर्टी है.
द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज $20,000. द वैल्यू ऑफ $1 may be taken at ₹75. She took ownership and possession of a flat in Chennai on 1/7/23, which is used again for self-occupation while she is in India. The flat was used by her for 7 months only during the year ending on 31st of March 24. The municipal value is ₹3,84,000 per annum and the fair rent is ₹4,20,000 per annum. She paid the following to Corporation of Chennai: property tax 16,200, sewerage tax 1,800. म्हणजे ते गटार वगैरे सगळं असतं त्यासाठी येतात ते किंवा सांडपाणी बेसिकली त्याला सिवरेज म्हणतात. So she had taken a loan from Standard Chartered Bank in June 21 for purchasing this flat. Interest on loan is as under. Period prior to 1/4/23 49,200, 1/4/23 to 30th June 23 50,800, and 1/7/23 to 31st March 24 1,31,300. She had a house property in Bangalore. अच्छा असं तिसरं घर झालं तिचं आता. पहिलं घर US ला आहे, दुसरं घर चेन्नईला आहे, तिसरं घर आता ती बँगलोरबद्दल गप्पा मारते. ओके, विच वॉज सोल्ड इन मार्च 2020. आणि ते मार्च 2020ला विकून टाकले. अच्छा बापरे, विकून टाकलेलं घर, जुनं घर आहे. म्हणजे मग कधी काय असू शकतं, अनरिलाइज रेंटची रिकव्हरी किंवा अरियर्स ऑफ रेंटची रिकव्हरी असू शकते. इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ ₹60,000 इन मार्च 24. दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर. सर जी आपका पॉइंट आ गया. दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर. कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिसेस रोहिणी रवि for AY 24-25 if she has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BSc 1A. Would your answer change if she pays tax under a default tax regime under section 115 BSc? तो बोलूँगा ठीक है, अगर वो ऑप्शनल रेजिम में जाती है तो उसके सबसे पहले वर्किंग करेंगे और बाद में फिर से बार उसका डिफॉल्ट रेजिम के सबसे वर्किंग करेंगे. तो दोनों प्रॉपर्टी एसओपी है उसका, चेन्नई और ये, और बेंगलोर वाला तो पहले ही बेचा हुआ है, मतलब इस तरह में तो प्रॉपर्टी है ही नहीं वो. सो 3 कॉलम नहीं आएगा, मतलब लॉस एंजल्स और चेन्नई एंड बेंगलोर ऐसा नहीं आएगा, लॉस एंजल्स एंड चेन्नई इतना 2 ही आएगा. फिर ये गैव दोनों का नील है, म्यूनसिपल टैक्स दोनों का नील है, नेट सब बाकी सब नील है. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो चेन्नई का कितना रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन प्लस करंट इंटरेस्ट. प्री कंस्ट्रक्शन जितना रहेगा उसका 1/5 लेना पड़ेगा और करंट का इंटरेस्ट पूरा लेना पड़ेगा. उन्होंने यहाँ पे अपने को डेट दिया, देखो प्रायर टू 1/4/23, क्योंकि उसने क्या बोल कर रखा है, शी टुक अ पोजेशन ऑफ फ्लैट ऑफ चेन्नई इन ऑन 1/7/23. उसके पहले उसने कंस्ट्रक्ट करके रखा था. मिला क्या आपको सबको? द फ्लैट वॉज यूज बाय फॉर 7 months वगैरह वगैरह फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 24. मैं बोलूँगा 1/7/23 को जिसका पोजेशन लिया हुआ है, 1/7/23 को जिसका पोजेशन लिया हुआ है उसके पहले के पीरियड का इंटरेस्ट, मतलब उसके पहले के 31st मार्च तक का इंटरेस्ट जो रहेगा, दैट विल हैव टू बी कंसिडर्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तो 49,200 एंड 50,800 जो भी कुछ है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंसिडर करेंगे, तो उसका क्या कंसिडर करेंगे, 49,200. एक मिनट, किधर गया डेट, कौन सा एक बार फिर से देख लेते हैं. 1/7/23 उसने ओनरशिप एंड पोजीशन ले लिया है. तो उसके पहले का जो 31st मार्च है तब तक का पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. क्लियर? और लोन कब लिया उसने? She had taken a loan from Chartered Bank, Standard Chartered Bank on June 21. तो जून 21 से लेकर 31st March 23 तक का जो लोन रहेगा, मिला क्या आपको सबको, दैट इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. 31st March 23 तक का मतलब 1/4/23 के पहले का, सो दिस इज प्री एंड दिस इज पोस्ट. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्री का अपने को 1/5 लेना पड़ेगा, पोस्ट का अपने को पूरा पूरा लेने को मिल जाएगा. 49,200 का 1/5 एंड 50,800 एंड 1,31,300 पूरा पूरा लेने को मिल जाएगा. क्लियर? कसं होणार बाळा? कारण प्री कंस्ट्रक्शन पिरियडचे डेट काय सांग, म्हणजे आपला पिरियड कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, स्टार्टिंग पॉईंट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन. लोनचा डेट काय आहे, जून 21. देन द डेट ऑफ कम्प्लिशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, ती काय त्याने तुम्हाला दिलेली आहे, 1/7/23 दिलेली आहे. त्याच्या आधीचा 31st मार्च पकडायचा असतो, इट इज 31st March 23. आणि डेट ऑफ रिपेमेंट ती दिलेली नाही आहे. या दोघांपैकी विचेवर इज अर्लियर, म्हणजे कुठल्या येणार मग 31st March 23. सो पीरियड विल बी फ्रॉम 1st June और जून टू 31st March 23. समझ सके बड़ा? क्लियर ना? और वो अपने को भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा 2 years and 9 months के क्या करके, बिकॉज दे ऑलरेडी गिवन द इंटरेस्ट. 49,200 दिया उसको अपने को 1/4/23 के पहले का, 31st March 23 तक का, मतलब 1/4/23 के पहले का. समझे क्या? तो 49,200 का 1/5 ले लो और
50,800 और 1,31,200 पूरा पूरा ले लो, 300 पूरा पूरा ले लो। इन दोनों का टोटलिंग कितना आता है बताओ? 1,82,100। और इसका टोटलिंग कितना आता है बताओ? ये तो इसका 1/5 लेना पड़ेगा, कितना आएगा बोलो? 9840। तो दोनों मिला के कितना आएगा बोलो? 1,91,000 नाही 90,000 ना, 90,500 ना, हे 500, 8 आणि 2 10, चला 1 9 आणि 1 9,800, सॉरी माझी मिस्टेक, मला मी 98 वाटली, मी मिस्टेक ऑफ माय पार्ट, सॉरी। टेल मी किती सांगा तुमचं? 1,91,940 इज द इंटरेस्ट विच इज 2 लाख से कम है, तो मिल जाएगा उसको 1,91,940। तो यहाँ पे 1,91,940 आ गया, मिला क्या आपको? तो नील में से 1,91,940 चला गया, तो निगेटिव आंसर आएगा 1,91,940। और बाद में अरियर्स ऑफ प्रॉपर्टी कितना है? 60,000, उसका 30% मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसका पॉजिटिव आंसर आ गया 42। ऊपर का निगेटिव 1,91,940, नीचे का पॉजिटिव 42, मतलब सब मिला के कितना? 1,49,940। समझे क्या? ये कौन सा रेजिम है बताओ फिर? नहीं, रेजिम कौन सा है? डिफॉल्ट रेजिम में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता नहीं है, उसे इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया है मतलब उसको ऑप्शनल रेजिम बोलना पड़ेगा। सो दिस इज एन आंसर ऑफ ऑप्शनल रेजिम। कुठले 2 वर्षाचे? सॉरी, नाही असं काय करतो? तुझं वर्ष कुठलं सांग, प्रिव्हियस इयर कुठलं सांग, म्हणजे 23-24 तुझं वर्ष आहे आणि त्याचा त्यांनी पिरियड काय दिला बघ ना, फ्रॉम 1/4/23 टू 31 मार्च 24 आहे, कळलं ना? ओके, तो ये कौन सा रेजिम है? डिफॉल्ट रेजिम, सॉरी ऑप्शनल रेजिम है। अभी उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन पूछा था अपने को कि पहले उसको ऑप्शनल रेजिम के हिसाब से आंसर निकालो, बिकॉज शी हैज़ शिफ्टेड आउट ना, और बाद में फिर से वही आंसर डिफॉल्ट के हिसाब से निकालो। अगर वही आंसर डिफॉल्ट के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा ये पूरा वर्किंग छोड़ ही देने का, पूरा लॉस एंजल्स एंड चेन्नई का छोड़ देने का पूरा, क्योंकि उसको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, तो ये आंसर बाय डिफॉल्ट मिल ही रहेगा ये आंसर, और सिर्फ ये आंसर आएगा 60 एंड -18 इज इक्वल टू 42, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 42 आएगा बस। समझे क्या? ये कौन सा है? ये डिफॉल्ट रेजिम का है, डिफॉल्ट रेजिम में सब कुछ एन है, और नहीं ये अलग क्वेश्चन लगता है, मैंने सॉल्व नहीं किया वो, मतलब उसका डिफॉल्ट रेजिम का आंसर मैंने सॉल्व नहीं किया है, अपने को करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट, रोहिणी रवि का क्वेश्चन सॉर्ट करो।
कंप्लीट. नाउ दिस क्वेश्चन ऑफ टू ब्रदर्स. अरे एक मिनट, एक आंसर लिखने का बाकी है. इफ मिसेस रोहिणी रवि, if Mrs. Rohini Ravi decides to pay tax under a default tax regime, decides to pay tax under a default tax regime, then the deduction under section 24 for interest on money borrowed won't be available. Then the deduction under section 24 for interest on money borrowed won't be available. Full stop. In this case, her income from house property would be rupees 42,000 due to recovery of arrears of rent. Due to recovery of arrears of rent. Complete. खत्म. नाउ लेट अस कंसिडर वन मोर क्वेश्चन. मेरे ख्याल से ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और फिर अपना वो एक बीच का क्वेश्चन बढ़ने गए एसओपी डीएलओपी चूजिंग कैसे करता है करके, वो बाद में करेंगे हम लोग. शायद वो अपने को शाम को करना पड़ेगा. तो आज ये टॉपिक खत्म हो ही जाएगा. अच्छा है, मतलब बराबर फ्राइडे को खत्म हो गया तो मंडे से आगे अपना पीजीबीपी चालू. पीजीबीपी में शुरुआत का जो पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा ज़रा प्रेशर आता है, बट एक बार वो समझ में आ गया तो देन पीजीबीपी स्कूल. फिर आगे दो ही सेक्शन है उसके अंदर, एक 32 और एक 35 एडी, जहाँ पे शायद थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर क्या क्या सीखना पड़ रहा है करके. और आगे एक है, नहीं जाने दो, बहुत सारे, चलो ठीक. टू ब्रदर्स अरुण एंड विमल आर को ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर. अच्छा, इक्वल शेयर बोल दिया, को ओनर्स बोल दिया, तो शेयर सर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, मतलब पूरे प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करने का और बाद में उनको डिवाइड करने का. उनको डिवाइड करने के बाद उन्होंने अगर लोन लिया रहेगा तो उसका इंटरेस्ट वो माइनस कर सकते हैं. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? विद इक्वल शेयर. द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 15-16. अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है. द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स एंड इट इज सिचुएटेड इन कोचिन. ओके, चलेगा. कोचिन तो भारत में ही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. भारत के बाहर रहेगा तो भी अपने को फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो भारत के अंदर है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ऑफ द रेसिडेंस. मतलब 8 घर के अंदर के 2 घर को ओनर्स के पास है. एसओपी. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक एक घर, दोनों मिला के 2 घर, फिर एक को पकड़ेगा तो एक घर. तो 8 में से 6 घर किधर चले गए? एलओपी को चले गए. और 2 घर किधर चले गए? एसओपी को चले गए. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर ना? नेक्स्ट. एंड द बैलेंस 6 यूनिट्स वेर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ रुपीज 12,000 पर मंथ पर यूनिट. अच्छा, पर मंथ पर यूनिट है, मतलब 12,000 इंटू 6 करना पड़ेगा. 8 नहीं है, क्योंकि 8 में से 2 तो अपने पास ही है. 12,000 इंटू 6 मतलब हो जाएगा 72,000. 72,000 इंटू 12 फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर मंथ है. तो अपने को मिल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ रेंट कितना मिल सकता है. वो म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 9 लाख एंड म्यूनसिपल टैक्सेस आर 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू. ग्रेट. विच वे आर पेड ड्यूरिंग द ईयर. अच्छी बात. अदर एक्सपेंसेस वेर एज फॉलोज. रिपेयर्स भूल जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम भूल जाओ, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस ये माइनस करने को मिलेगा. वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेंड वेकेंट फॉर 4 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर. अरे बाप रे, मतलब वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 72,000 इंटू 12 डायरेक्टली करने को, वो भी नहीं चलेगा. अपने को पहले करना पड़ेगा कि 6 घर का नहीं 5 घर का पहले कंसिडर करो, और एक घर का अपने को कितना महीने का कंसिडर करना पड़ेगा? 4 मंथ्स का नहीं, मतलब 8 महीने का कंसिडर करना पड़ेगा. 4 मंथ्स वेकेंट है. 4 मंथ्स वेकेंट है मतलब 8 मंथ्स लेट आउट है. बट ये तो समझ में आ रहा है कि म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है? 9 लाख है. उसके मुकाबले ये काफ़ी बड़ा रहेगा आंसर. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि 12 इंटू 5 पकड़ोगे तो वही 1 महीने का ही 6 लाख हो जाता है. वो 9 लाख कितना है तुम्हारा म्यूनसिपल वैल्यू प्रॉपर्टीज? 9 लाख. शायद ये भी पर मंथ रहेगा, ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग, नहीं तो ये मैनेज नहीं होगा ना. 12,000 पर मंथ पर यूनिट करो ना. 72,000 इंटू 12 करो ना प्लीज़.
72,000 इंटू 12, 8 लाख। अच्छा वो कम आ रहा है, मतलब म्यूनसिपल वैल्यू फिर 9 लाख है, मतलब म्यूनसिपल वैल्यू इज गोइंग टू बी आर, क्योंकि बाकी कुछ दिया नहीं है, फेयर रेंट वाला कुछ दिया हुआ नहीं। नहीं 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 9 लाख इज द हाउस प्रॉपर्टी ना, तो 9 लाख मतलब 8 यूनिट का आंसर है। 9 लाख 8 यूनिट का, तो अपने को 6 यूनिट का देखना पड़ेगा। तो ये तुमने कितना बोला मुझे बताओ? 8 लाख। 8 लाख ये मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या? मैं ANR चेक कर रहा हूँ। ANR कितना रहेगा? 12,000 इंटू 6 यूनिट्स इंटू 12 महीना। 8 लाख कितना बोला आपने? 64,000। और उनका RR में क्या आता है? MV कितना? 9 लाख है, बट 9 लाख के दो टुकड़े होंगे ना, 2/8 एंड 6/8। क्या समझे क्या? सो 2/8 तो SOP है, उसको नील पकड़ना पड़ेगा, और 6/8 अपने को पकड़ना पड़ेगा। 6/8 कितना आएगा बोलो? 6,75,000। ये MV है, FR तो दिया ही नहीं है, तो विच इज मैक्सिमम मतलब फिर से बार यही आएगा। बाद में SR दिया ही नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट, मतलब फिर से बार यही आएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो RR कितना बन गया? 6,75,000, और ANR कितना बन गया? 8,64,000। अनरियलाइज्ड रेंट कुछ है नहीं, सो 8,64,000 विल बी एक्चुअल रेंट। क्या समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? और सॉरी 8,64,000 विल बी एक्चुअल रेंट। फिर 8,64,000 को किससे कंपेयर करने का? 6,75,000 के साथ, क्योंकि ये 6 घरों का है और ये भी 6 घरों का है, ये 8 घरों का, ये नहीं चलेगा अपने को, ये चलेगा। इसलिए 8,64,000 कैन बी कंपेयर्ड विद 6,75,000। तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा मतलब 8,64,000 आएगा, और उसमें से वैकेंसी का किसका है? एक घर का 4 महीने का। एक घर का 4 महीने का मतलब 12,000 इंटू 4, मतलब 48,000 इज वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी अलाउंस और वैकेंसी रेंट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 8,64,000 में से 48 कट हो गया, तो गैप कितनी बचेगी आपकी? -48 करो ना, कितना है? चेहरे पे टेन्शन क्यों आहे? तर नाही, पण हे कळलं का? 48 कुणाला कळलं? हां सांगा किती आलं? 8,16,000। ये उसकी गैप बनेगी, उसमें से उसको क्या माइनस करने को मिलेगा? म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स कितना है? 20%। 20% ऑफ व्हाट? 9 लाख मत पकड़ो, 9 लाख का पकड़ोगे तो बाद में फिर से उसको 6/8 करना पड़ेगा, नहीं तो 20% ऑफ 6,75,000 डायरेक्टली ले लो। समझे क्या? वो माइनस करने को मिलेगा। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%, और बाद में इंटरेस्ट ऑन मनी बोर्ड ने दिया है 3 लाख, बट 3 लाख किसका है? पूरे घर का है, उसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, 6/8 एंड 2/8। जो 6/8 है यहाँ पे माइनस करेगा, जो 2/8 है SOP करके माइनस करने को मिल जाएगा। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? फिर उधर का आंसर और इधर का आंसर कंबाइन करने का, फिर तुमको नेट आंसर मिल जाएगा। नेट आंसर के बाद में इक्वली डिवाइड करने का, क्योंकि दे आर 2 डिफरेंट को ओनर्स। समझे क्या? वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स वाज सो एंड सो, ठीक है। अदर इनकम, अच्छा ये भी बोला है, अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 months एज ही वाज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। मैं बोलूंगा ठीक है ना, फिर भी वो SOP मतलब SOP रहेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अदर इनकम ऑफ मिस्टर अरुण एंड बिमल वेर 2,90,000 एंड 1,80,000, मतलब तुम्हारा घर का इनकम निकालो, उसको आधा आधा डिवाइड करो, फिर अरुण का आंसर मिलेगा, बिमल का आंसर मिलेगा, उसमें अरुण का 2,90,000 सेपरेटली ऐड करो और बिमल का 1,80,000 सेपरेटली ऐड करो, तो तुमको उसका टोटल इनकम मिल जाएगा। कंप्यूट इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम ऑफ 2 brothers फॉर AY 24-25 if they pay tax under default tax regime. Also show the computation of income under this head if they both exercise the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BSE। मतलब 2 बार सॉल्व करने का, एक बार डिफॉल्ट से, एक बार ऑप्शनल से। तो पहले क्या वर्किंग करूंगा? ऊपर कौन सा डिफॉल्ट बोला मैंने पहले, क्योंकि जैसा पूछा वैसा करता हूँ। पहले डिफॉल्ट पूछा था इसलिए पहले डिफॉल्ट किया, वो पुराने प्रॉब्लम पहले ऑप्शनल पूछा था इसलिए पहले ऑप्शनल किया था। तो SOP LOP म्यूनसिपल वैल्यू 9 लाख, तो मैंने 6,75,000 ले लिया। 6,75,000 किधर से अभी डिस्कस किया था, याद है क्या आपको? इधर दिया था ना 6,8, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? 6,75,000 ले लिया। बाद में फेयर रेंट दिया नहीं है, विचर मैक्सिमम मतलब 6,75,000, ऐसा करते करते यहाँ पे पहुँच गया। एनुअल रेंट ओनली LOP प्रॉपर्टी 12,000 इंटू 12 इंटू 6, मतलब कितना? 8,64,000 मिला क्या आपको सबको? ये 2/8 में नहीं आएगा, 6/8 में ही आएगा सिर्फ वो बराबर से। बाद में तुम्हारा अनरियलाइज्ड रेंट 0 होता है, एक्चुअल रेंट फिर से 8,64,000, एक्सपेक्टेड रेंट फिर से 8,64,000, उसमें से वैकेंसी पीरियड एक ही प्रॉपर्टी का 4 महीने का, मतलब 1 प्रॉपर्टी इंटू 4 months इंटू 12,000, मतलब 48,000 माइनस किया तो बच गया कितना? 8,16,000। तो गैप कितनी हो जाएगी? 8,16,000। उसमें से म्यूनसिपल टैक्स कितना माइनस करने का? 20% ऑफ MV कितना? 9 लाख का 20% मत ले लो, 9 लाख का 20% लोगे तो 1,80,000 आएगा, फिर बाद में उसको फिर से 6/8 करना पड़ेगा, या फिर सीधा 6,75,000 का 20% ले लो। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया तो 1,35,000। NAV कितना आ गया? 6,81,000। उसके अंदर तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है?
30%, मतलब 2,04,300. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड 3 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का. क्यों? क्योंकि 3 लाख पूरे घर का इंटरेस्ट है, पूरे घर का इंटरेस्ट 3 लाख, तो 2 यूनिट का कितना और 6 यूनिट का कितना. सो इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:6. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन हमने ऊपर क्या लिखा था? डिफॉल्ट रिजिम. डिफॉल्ट रिजिम का मतलब क्या? एसओपी में डिडक्शन मिलता नहीं है, इसके लिए 2 बाइट का आंसर एने पकड़ना पड़ेगा, और 6 बाइट का आंसर मिल जाएगा क्योंकि एलओपी को मिल जाता है. सो इंटरेस्ट कितना पे किया? 3 लाख, बट डिडक्शन कितना मिलेगा? 2,25,000. 75 का डिडक्शन नहीं मिलेगा. क्यों? बिकॉज इट इज अ डिफॉल्ट रिजिम. बट वही अगर प्रॉब्लम डिफॉल्ट रिजिम की जगह पे ऑप्शनल रिजिम करेगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 75,000. फिर ये आंसर नील नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? -75. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर यहाँ पे तो कुछ अभी डिफॉल्ट रिजिम है, यहाँ पे 100 नहीं है. 6,81 माइनस 2,04 माइनस 2,25,000 इज इक्वल टू 2,51. 2,51,000 इज द फाइनल आंसर विच विल हैव टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम. समझे क्या? सो 2,51,700 इज डिवाइडेड इक्वली, मतलब 125,850 एंड 125,850. और उसके अलावा उनका खुद का इनकम जो है वो कितना? 2,90,000 एंड 1,80,000. ये कहाँ से आया? प्रॉब्लम में दिया हुआ है बाकी का इनकम. तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया? 415,850 एंड 305,850. गॉट इट? वही अगर प्रॉब्लम मुझे ऑप्शनल रेजिम से करने का तो बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एने नहीं आएगा. यहाँ पे कितना आएगा? 75 आएगा, तो यहाँ पे -75 आएगा. तो ये 2,51,700 पॉजिटिव रहेगा, बट -75 उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? बोलो. 251,700 माइनस 75, 1,76,000. फिर 1,76,700 को इक्वली डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1:1 में. समझे क्या? फिर जो आंसर आएगा उसमें 2,90,000 और 1,80,000 ऐड करेंगे तो फिर आंसर नया आंसर आएगा. गॉट इट? चलो स्टार्ट. कैसा लगा? एग्जाम में ऐसा स्ट्राइक होगा कि नहीं, वैसा टेंशन आ रहा है? हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम प्रैक्टिस करेंगे ना. और
कंप्लीट. अभी ये वाला वर्किंग करो, डिफ़ॉल्ट रेजिम का ग्रॉस टोटल इनकम. नाउ लेट अस कंसिडर द लास्ट पार्ट. सेम प्रॉब्लम में ऑप्शनल रिजीम. बाकी सब वर्किंग मत करो, डायरेक्टली इतना ही कर दो. कहाँ से? एनएबी से लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो वही कैलकुलेशन ऑफ एचपी इनकम ऑप्शनल रिजीम, और गैव के वहाँ से स्टार्ट करो. यहाँ से नीचे से स्टार्ट करो सर प्लीज़. ऊपर का सब कुछ सेम ही रहेगा, तो वाई टू वरी.
कंप्लीट, लास्ट पार्ट. गुड. सिर्फ एक रह गया अभी, SOP DLOP चॉइस. वो एक्चुअली 1 घंटे का नहीं है, 40 मिनट का है, तो जल्दी छोड़ देंगे फिर शाम को. मेरे ख्याल से हमने मंडे को सैलरी लिया था ना शायद, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को अपना ख़त्म नहीं हुआ था सैलरी. कंप्लीट. बस टेक अ ब्रेक.